हाँ तो बच्चों, हम पिछली क्लास में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ और वो पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति को भारत के संविधान के द्वारा कितनी प्रकार की शक्तियाँ वो प्रदान की गई है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हम सामान्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, एक सामान्यकालीन शक्ति और दूसरी संकटकालीन या आपातकालीन शक्ति। पहली है सामान्यकालीन शक्ति। सामान्यकालीन शक्तियाँ और दूसरी है संकटकालीन शक्तियाँ या इन्हें आपातकालीन शक्तियाँ भी कहा जाता है। संकटकालीन शक्तियाँ, ये संकटकालीन या आपातकालीन शक्ति है, यह जर्मनी के संविधान से हमारे संविधान में ली गई है। तो आज हम बात करेंगे सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में और इन सामान्यकालीन शक्तियों में से ही इस साल 2020 में आपके 6 नंबर का क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये कौन सी किस्में आती है आपके सामान्यकालीन शक्तियों में। सामान्यकालीन शक्तियों में पहली शक्ति है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ। कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ, यानी कि प्रशासन से संबंधित राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियाँ दी गई है, इनका वर्णन हम करेंगे। तो हम जब राष्ट्रपति की शुरुआत में पढ़ रहे थे कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार इसका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 53 में। और अनुच्छेद 77 में क्या लिखा हुआ है? भारत सरकार के समस्त कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, तो इन कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियों में पहली शक्ति है वो महत्वपूर्ण कौन सी है? महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति यानी पद से हटाना। तो राष्ट्रपति है वो कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है? जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, राज्यपाल, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य केग यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक
आदि की नियुक्ति व पदच्युति का काम है वो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। दूसरी शक्ति है शासन संचालन संबंधी शक्ति। शासन संचालन संबंधी शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति को शासन से संचालन से संबंधित कौन सी शक्ति? तो राष्ट्रपति है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है, उसे स्थगित करता है, लेकिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन बुलाने का काम और स्थगित करने का काम है वो किसका है? भारत के राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण किया जाता है। ठीक है। फिर है अगली तीसरी शक्ति है वो वैदेशिक शक्ति, यानी कि वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, विदेशों में राष्ट्रपति की क्या क्या शक्ति है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया जाता है। भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अंतर्राष्ट्रीय संधियां वह समझौते भी किसके नाम पर किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। विदेशों में स्थित, विदेशों में स्थित दूतावासों में राजदूतों की नियुक्ति, राजदूतों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो यह विदेशों से संबंधित राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। फिर है चौथी शक्ति। चौथी शक्ति कौन सी है? सैनिक क्षेत्र में शक्ति, यानी कि भारत का राष्ट्रपति है वो भारत की समस्त सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। सैनिक क्षेत्र में शक्ति। समस्त सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। समस्त सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। लेकिन राष्ट्रपति व्यवहार में इन शक्ति का प्रयोग है वो संसद की स्वीकृति के बिना नहीं कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना नहीं तो वो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। तो यह है राष्ट्रपति की कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्ति। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में अगली शक्ति है विधायी शक्ति, उसके बारे में पढ़ेंगे।
दूसरी है कौन सी? विधायी, यानी कानून निर्माण की शक्ति, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति में राष्ट्रपति को पहली शक्ति प्राप्त है, वो कौन सी है? विधायी क्षेत्र का प्रशासन, विधायी क्षेत्र का प्रशासन, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, स्थगित किया जाता है और अधिवेशन के प्रारंभ में भाषण दिया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा का विघटन समय से पूर्व किया जा सकता है। और ऐसा आज तक कितनी बार हो चुका है? 9 बार हो चुका है। दूसरी शक्ति है वो है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। तो संसद में सदस्य मनोनीत भी होते हैं और निर्वाचित भी होते हैं। तो निर्वाचित तो जनता के द्वारा होते हैं और मनोनीत किसके द्वारा होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत का राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 14 सदस्यों को, 2 लोकसभा में और 12 सदस्य है वो राज्यसभा में। ये 2 सदस्य कौन से होने चाहिए? आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित। और ये 12 सदस्य हैं जिन्हें कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा व खेल के क्षेत्र में विशेष अनुभव हो, उन्हें ही भारत का राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में मनोनीत करता है। ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति और संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 14, 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। 2 लोकसभा में सदस्य कौन से सदस्य होने चाहिए? आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित। और राज्यसभा के लिए जिन्हें कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा व खेल के क्षेत्र में विशेष अनुभव हो, उन्हें ही राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तीसरी शक्ति है वो विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, यानी वीटो पावर राष्ट्रपति को। विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, वीटो पावर, यानी मना कर सकता है विधेयक। कोई भी विधेयक है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून का रूप धारण नहीं होता है। इसलिए संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति विधेयक को या तो स्वीकृत कर सकता है या पुनः विचार के लिए वापस संसद के पास ही भेज सकता है। तो वापस संसद के पास भेजने किस कारण से भेजता है कि इसमें या तो संशोधन करो या इसे दूसरा बनाओ। तो संसद है उसमें संशोधन कर भी सकती है और बिना संशोधन किए भी वापस राष्ट्रपति के पास में उस प्रस्ताव या विधेयक को भेजती है। तो दूसरी बार जब विधेयक या प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, यानी कि इसके लिए बाध्य है।
पहले नहीं थे इस मूल संविधान में, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने के बाद में दोबारा से भेजे गए विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। ठीक है। फिर है चौथी शक्ति। चौथी शक्ति कौन सी है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यानी कि जब संसद का सत्र या अधिवेशन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति जो आदेश देता है उसे ही अध्यादेश कहते हैं। ये अध्यादेश 6 सप्ताह अधिवेशन के प्रारंभ से लेके 6 सप्ताह तक मान्य होते हैं। कितने दिनों के लिए? 6 सप्ताह के लिए। संसद चाहे तो इसे बीच में ही समाप्त कर सकती है। तो ये हो गई आपकी विधायी शक्ति। तो 2 शक्ति बढ़ ली, एक कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्ति और दूसरी विधायी शक्ति, जिसमें पहली शक्ति है विधायी क्षेत्र का प्रशासन, दूसरी है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति, तीसरी है विधेयक पर निषेधाधिकार अर्थात वीटो पावर का प्रयोग, चौथी है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब तीसरी शक्ति है राष्ट्रपति को, वो कौन सी है? वित्त संबंधी शक्ति। तीसरी शक्ति राष्ट्रपति को कौन सी है? वित्तीय शक्तियां। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति द्वारा आय व्यय का लेखा जोखा है वो प्रस्तुत संसद के सामने वित्त मंत्री के द्वारा करवाया जाता है। यानी कि इसकी स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति। और प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री। और राष्ट्रपति के बिना कोई भी धन विधेयक और अनुदान मांगे हैं वो लोकसभा में प्रस्तुत या प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। यह आपकी वित्तीय संबंधी शक्तियाँ। और चौथी है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्तियाँ। न्याय तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और न्याय से संबंधित राष्ट्रपति को एक विशेष शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति यानी कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति है वो क्षमा कर सकता है। यानी मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति है वो क्षमा कर सकता है या कम कर सकता है। ठीक है। और अगले है संकटकालीन शक्तियाँ जो आगे की क्लास में पढ़ेंगे।